हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू गुरुजी's फिजिक्स। बच्चों, हमारा वेक्टर का चैप्टर चल रहा था। आज शायद फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर हो रहा है। बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप हमारे वीडियो देख रहे हो कंटिन्यूएशन में देखिएगा, ठीक है? नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो वेक्टर का चैप्टर चल रहा था, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जितना भी हुआ तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था बच्चों। वेक्टर एडिशंस के फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे, पहला जो टॉपिक है वो है यूनिट वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी है, ठीक है? चलिए जल्दी से गुरुजी का नाम लेके सीखना शुरू कर देते हैं। टॉपिक हेडिंग डालते हैं यूनिट वेक्टर्स, ठीक है? बड़ा ही आसान सा चीज है, देखिए नाम में सारा फिजिक्स छुपा हुआ है। हम फोकस करते हैं, चीज समझ में आ जाएगा। यूनिट वेक्टर्स, हर वेक्टर में दो वेक्टर में वो रहते क्या है, दो चीज। एक होता है बच्चों आपका मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है आपका डायरेक्शन, ठीक है? अब डायरेक्शन तो हर वेक्टर का एक ही डायरेक्शन होता है, तो इसमें इसके नाम में अगर यूनिट लगा है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो वन होगा, यूनिट मतलब वन, इसका कुछ तो एक वन होना है। डायरेक्शन तो हर वेक्टर का वन ही होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो इसका क्या वन होगा? इसका मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा। कितना आसान है याद रखना, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है वन, ठीक है? यूनिट कुछ भी हो सकता है। यूनिट सपोज हम जैसे 1 किलोमीटर पर आवर, 1 मीटर पर सेकेंड, यूनिट वो जो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, वो जो यूनिट वाला पोर्शन वो अलग है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो जो वन, नॉट 5 किलोमीटर पर आवर बट 1 किलोमीटर पर आवर, दैट मैग्नीट्यूड शुड बी वन। वो यूनिटी होना है। तो वैसे वाले वेक्टर्स को जिनका मैग्नीट्यूड वन है उन्हें हम कहेंगे यूनिट वेक्टर्स। क्वाइट इजी एंड सिंपल, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है समझने का। तो ये है यूनिट वेक्टर्स, ठीक है? अभी इसमें और एक चीज हमें याद रखना पड़ता है, वो है जैसे हम वेक्टर्स को एक लेटर के ऊपर, एक लेटर के हेड पे एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसे? एक वेक्टर को। उसी तरीके से हम एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे एक लेटर के ऊपर एक कैप से, ठीक है? ये हमें बताएगा कि ये एक यूनिट वेक्टर है। अगर किसी लेटर के ऊपर एक कैप लगा है बच्चों, तो हम जानेंगे कि वो एक यूनिट वेक्टर है। वेक्टर तो है ही, लेकिन एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है। कैसा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। मतलब क्या इसमें खास बात है? इसमें खास बात यह है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन है। बस इतना ही बात है। तो कैप देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड वन है, और कुछ नहीं। ओके, अभी थोड़ा और आगे बात करते हैं। देखिए, और एक चीज याद रख लीजिए, कुछ कुछ यूनिट वेक्टर्स को पहले से प्री डिफाइंड किया गया है, ठीक है? ताकि आगे के स्टडी को हमें करने में आसानी हो, तो उनको कुछ यूनिट वेक्टर्स को प्री डिफाइंड किया गया है। वो क्या क्या है? उन्हें हम कहते हैं बच्चों ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये सारी कहानी है, बस सुन के याद रखना, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ये कौन से यूनिट वेक्टर हैं? ये वो यूनिट वेक्टर्स हैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीनों एक्सेस के पैरेलल हैं, या अलोंग द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, ठीक है? जो एक्स एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर वो है आई कैप, जो वाई एक्सिस के अलोंग है वो है जे कैप, जो जेड एक्सिस के अलोंग है वो है के कैप। ये फिक्स्ड है, ये पहले से फिक्स्ड है, किसी को उठा के कहीं पे मत लगा देना कि जेड एक्सिस वाला के कैप ही होगा, एक्स एक्सिस वाला आई कैप ही होगा, वाई एक्सिस वाला जे कैप ही होगा। आई जे के एक्स वाई जेड, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से याद रह जाएगा। कैप हमें रिप्रेजेंट करा रहा है कि ये यूनिट वेक्टर्स है, और लेटर कुछ भी हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो लिया गया है, जो प्रीडिफाइंड है, वो है आई स्मॉल जे स्मॉल के। ओके, अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से याद रहेगा। अब देखिए बच्चों, ये जो आई कैप है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर बेसिकली एक डायरेक्शन बता रहा है हमें? यूनिट वेक्टर से हम बेसिकली एक डायरेक्शन को
जस्टिफाई कर रहे हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, हम कह सकते हैं। हम देखिए ये जो यूनिट, देखिए एक वेक्टर में रहते हैं एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा, अभी थोड़ा काम की बात है। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, इन दोनों को मिला के एक वेक्टर बनता है। लेकिन ये दोनों रहते कैसे हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन में रहते हैं या किसी और फॉर्मेट में रहते हैं? ये बच्चों रहते हैं मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। ये चीज हमने देखा था स्केलर मल्टीप्लाइड टू ए वेक्टर में। इस चीज को हमने समझा था कि एक मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहता है। तो अभी अगर किसी एक वेक्टर का, सपोज कोई एक वेक्टर है ए, अब इसका, इस ए वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, समझने की कोशिश कीजिए, इस ए वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस ए वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को हम क्या करेंगे? माइनस थोड़ी करेंगे, क्योंकि ये प्लस होके था नहीं, ये कैसे था? ये मल्टीप्लाइड होके था, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर से हम उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड अगर कर दे रहे हैं तो हमें मिल जा रहा है उसका यूनिट वेक्टर। उसका यूनिट वेक्टर बोलने का क्या मतलब है? मतलब ये जो यूनिट वेक्टर आया ये इस ए वेक्टर के पैरेलल है, मतलब उसी के डायरेक्शन में है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड को जैसे 5 केजी था, उसमें से हमने 5 को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये पर केजी आ गया, 1 हो गया उसका मैग्नीट्यूड। एग्जैक्टली सेम वे में इसमें जो भी मैग्नीट्यूड था उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। डायरेक्शन कैसा रहा? वही डायरेक्शन जो पहले था, ए के डायरेक्शन। तो इससे हम क्या कह पा रहे हैं? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। इससे हम क्या कर रहे हैं? हम यूनिट वेक्टर से बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नथिंग बट डायरेक्शन। वी कैन से यूनिट वेक्टर से हम डायरेक्शन बता रहे हैं। यहां पे भी एग्जैक्टली सेम चीज ही हमें देखने को मिला कि आई क्या, एक यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग में है, मतलब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हमें बता रहा है। जे कैप वाई एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है, के कैप जेड एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है। ये सारे यूनिट वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड 1 है, इनके साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो एक वेक्टर बन जाएगा जिसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। इतना बात ध्यान में रखिए, दिमाग में बैठाइए, आगे और ज्यादा क्लैरिफाई होगा जब हम आगे बात करेंगे। अप टू दिस क्लियर? अभी मुझे एक चीज बताइए, सपोज कोई एक वेक्टर है, सपोज कोई एक वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर ए, ठीक है। ये जो वेक्टर है जिसे हमने पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट किया, ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर ए, जो कि है एक्स एक्सिस के पैरेलल। ध्यान से सुनिए, जो कि है एक्स एक्सिस के पैरेलल, और इसका मैग्नीट्यूड है सपोज ए, ओके। तो इस ए वेक्टर को क्या हम लिख सकते हैं? ए आई कैप। क्या हम लिख सकते हैं ए आई कैप? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ए है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड है डायरेक्शन से, डायरेक्शन मतलब आई कैप एक यूनिट वेक्टर है कि नहीं। स्केलर मल्टीप्लाइड टू ए वेक्टर में हमने क्या देखा था? वो उसका डायरेक्शन वही रहा था, बस वो मैग्निफाइड हो जा रहा था उतना नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज है। अगर सपोज हम बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर का लेंथ, ये जो आई कैप है ये इतना सा कुछ है, ये है आई कैप, तो अब इसके साथ इस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1 के साथ इसका मैग्नीट्यूड था सपोज 5, तो हमने 1 टाइम्स 5 कर दिया, तो 5 ही आ गया ना। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी हमें मिल गया एक्स के अलोंग। तो अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर इसके पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं ए आई क्या। समझ में आया? उसी तरीके से अगर इसके पैरेलल कोई एक वेक्टर है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? बी के कैप। इसके अलोंग है तो हम लिख सकते हैं सी जे कैप, जहां पे ये ए बी और सी इनके मैग्नीट्यूड्स है। ओके, आसान सी चीज, कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं।
यहाँ तक समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, ये तो मतलब प्रैक्टिस करते करते रटने जैसा हो जाता है, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको कॉन्सेप्चुअली, पूरे फिजिक्स को कॉन्सेप्चुअली समझिए, चीजें ज्यादा आसान रहेंगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखिए, यूनिट वेक्टर तब अभी हमें मिल गया। अब इसके कुछ फायदे के बारे में अभी हम बात करेंगे। इससे क्या, इसका फायदा क्या है? एग्जैक्टली वही फायदा है बच्चों, जब जो हम बचपन से स्केलर में यूनिट्स से करते आ रहे थे, 1 kg 1 ग्राम, वो इसका भी वही सेम फायदा है, बस वेक्टर्स के टर्म में हम बातों को देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे बच्चों। देखिए, कुछ कहानी सुनते हैं पहले, फिर आगे चीजों को पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए, अभी अगर कोई एक वेक्टर है, ठीक है, नाम दे देते हैं, चलिए ये वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को मुझे मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए हम स्केल से मेजर करते हैं, मतलब ग्राफिकल चीज में स्केल को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कुछ एक्सिस लेके हम उन्हें मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे एक एक्सिस ले लिया, एक स्केल ले लिया, और उससे इसको मेजर कर दिया, इसके मैग्नीट्यूड को और इसके डायरेक्शन को हमने बता दिया। देखिए, अगर ये एक ही वेक्टर है तो इसके डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं हुआ। ये सारी चीजें हम वेक्टर के जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वहां पे हमने देखा था। डायरेक्शन का तभी काम आएगा जब कोई दूसरा वेक्टर इस पे एक्ट हो रहा होगा, ये एट ए टाइम साइमल्टेनियसली दो वेक्टर्स काम में लग रहे होंगे। तो जो एक वेक्टर था उसके लिए हमने एक एक्सिस ले लिया, एक मेजरिंग स्केल ले लिया, उससे हमने मेजर कर दिया। अभी सपोज मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, कैसे भी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स को मेजर करने के लिए, इन दोनों वेक्टर्स को मेजर करने के लिए हमें एटलीस्ट दो एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। एटलीस्ट क्या, एट मैक्स भी दो ही एक्सेस से हमें मेजर हो जाएंगे। इन सारी चीजों के बारे में हमने प्रीवियसली क्लासेस में देखा था। ठीक है बच्चों, आई एम रिपीटेडली सेइंग, अगर आप हमारे क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस देखिए। एक वीडियो में देखें, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स के साथ इतने बेहतरीन तरीके से डील करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेहतर होगा कि सारे वीडियोस को, अभी कंफ्यूज होने का मतलब ये नहीं कि मतलब चीजें समझ में नहीं आएगी, बेहतर समझ में आएंगे अगर आप शुरू से उन चीजों को देखते आ रहे होंगे, तो आप समझ पाएंगे कि हम किस संदर्भ में, किस कौन से एस्पेक्ट में क्या चीज बताने चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, किसी भी दो वेक्टर को स्पेस से उठा के हम एक प्लेन पे सुपर इम्पोज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी दो वेक्टर्स हैं, तो इनको मेजर करने के लिए हमें एटलीस्ट दो कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ी। अब अगर सपोज मान लेते हैं तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि कोप्लानर नहीं है, तीन वेक्टर्स हैं जो कि कोप्लानर नहीं है। यहाँ दो वेक्टर्स कोप्लानर हो या ना हो, हम उन्हें कोप्लानर बना सकते हैं। इन चीजों के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है। तीन वेक्टर्स अगर हैं तो उन्हें कोप्लानर हम शायद हो सके ना बना पाए, क्योंकि दो कोप्लानर होने के बाद तीसरा उस प्लेन पे ना भी आए। वैसे कंडीशंस में हमें तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। कंफ्यूज मत हो जाना। ये चलिए यहां अलग से बना देता हूं। ये एक वाला केस था। ये सपोज दो कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब दो वेक्टर्स हैं, ये y है, ये x है, और यहाँ पे तीन है जो तीनों कोप्लानर नहीं है। ठीक है, ये नॉन कोप्लानर है। यहाँ पे नॉन कोप्लानर रहने से भी हम उन्हें प्लानर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें एटलीस्ट थ्री एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे दो एक्सेस की, यहाँ पे एक एक्सेस की, और इसे हम कहेंगे वन डायमेंशनल वेक्टर्स, इसे हम कहेंगे टू डायमेंशनल वेक्टर्स, और समझ ही गए होंगे इसे कहेंगे थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स। ठीक है, कोई दिक्कत, बस नोमेनक्लेचर है, थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये वन डायमेंशनल वेक्टर्स कहते हैं, ये टू डायमेंशनल, ये थ्री डायमेंशनल। ठीक है,
अब देखिए किसी एक वेक्टर को भी हम 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं। अभी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने ऐसे नहीं लगाया, अगर ऐसे लगा दिया तो ये 1 डायमेंशनल वेक्टर बन गया। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने तिरछा करके लगा दिया, घुमा के लगा दिया, तो इस वेक्टर को हम 3 डायमेंशनल वेक्टर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन। हमें रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर को कैलकुलेशंस करने के लिए वेक्टर के हमें कोऑर्डिनेट एक्सेस की जरूरत पड़ती है। अब कोऑर्डिनेट एक्सेस को हम कैसे लगा रहे हैं, स्केल को हम कैसे बैठा रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अस। उस हिसाब से ये 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल डिपेंड करेगा। ओके, तो अभी अगर इतना समझ गए हैं, अभी मुझे एक बात बताइए बच्चों, इनके जो मैग्नीट्यूड्स की हम अगर बात करें, इनके अगर मैग्नीट्यूड्स की अगर हम बात करें तो देखिए 1 डायमेंशनल जो वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, हमने सीधा सीधा स्केल रखा उसी वेक्टर के पैरेलल और उसके मैग्नीट्यूड को हमने मेजर कर लिया। ये 1 डायमेंशनल का केस था। 2 डायमेंशनल के केस में क्या हो रहा है, देखिए बच्चों, ये एक वेक्टर है, ये 2 डायमेंशनल में है। ठीक है, जितने भी दूसरे तीसरे जितने वेक्टर्स हैं उन सबको एक ही तरीके से हम उनके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक वेक्टर को पहले देख लेते हैं, उसी तरीके से हम बाकी सारे वेक्टर्स को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी पहले एक की बात करते हैं। तो एक वेक्टर को जब हम देख रहे हैं तो इसके मैग्नीट्यूड को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो यहां पे देखिए एक चीज, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना इस वेक्टर के लिए बड़ा ही आसान। अगर ये वेक्टर ए है तो हम कह सकते हैं ये ए एक्स वेक्टर भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, और ये ए वाई, मतलब ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए वाई, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए एक्स। यहाँ पे पहला चीज जो हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ये जो ए वेक्टर है ये क्या हम लिख सकते हैं, ये ए एक्स आई और ए वाई जे है। चलिए इससे पहले वेक्टर फॉर्म में ही पहले लिख के देखते हैं। ये ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर है। इस ए एक्स वेक्टर को हमने लिखा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से अब इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, तो मतलब इसके लेंथ की, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के रूट ओवर के बराबर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ गया बच्चों आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अगर हमें मैग्नीट्यूड मिल गया और वेक्टर ये रहा, तो हम यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। बात तो उसी की है, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अब वेक्टर क्या है, इस वाले फॉर्म पे हम देखना फोकस करना चाहेंगे। ये तो वेक्टर फॉर्म में ही है, कोई मतलब नहीं बनता है। इस फॉर्म में अगर हम देखें तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे अपॉन मैग्नीट्यूड, क्या है इसका मैग्नीट्यूड, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, अब इसको थोड़ा सजा के हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आई कैप प्लस ए वाई अपॉन रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर जे कैप। ओके, मतलब ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है ये इतना है और ये जो मैग्नीट्यूड है ये इतना है। ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग मिल गया। ठीक है, ये था 2 डायमेंशनल वेक्टर का किस्सा। ठीक है, अभी देखिए
ये तो है एक ही वेक्टर, जो मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे हमने स्केल कैसे लगाया उसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुई है। ये जो वेक्टर है, ये एक ही वेक्टर की हम बात किए, तो इसमें इसी तरीके से ही कर देने से काम बन जाता ना। लेकिन जरूरी नहीं है। अब जिसने इसको स्टडी किया है, ऐसे क्वेश्चन में एक वेक्टर दिया रहेगा, उसमें तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में उसको डिफाइन किया गया रहेगा। तो क्यों किया गया, उसकी मर्जी, उसने वैसे ही मेजर किया। जैसे ये एक वेक्टर था, हम चाहते तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे ही लगा देते, हमारा सिर्फ एक्स एक्सिस से काम बन जाता। समझ पा रहे? लेकिन शायद जरूरत थी, या फिर बस ऐसे ही मनसा थी, तो हमने इसको दो कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट करके इसको मेजर किया। चाहते तो हम तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लगा के मेजर कर सकते थे। मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर है और हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को कुछ ऐसे लगाया है, तो ये देखिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये मान लीजिए जेड एक्सिस, और वेक्टर ऐसा है। ये एक ही वेक्टर है, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे हमने लगाया है कि इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, तो ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर बन गया। ओके, वेरी वेल एंड गुड। अब देखिए, 2 डायमेंशनल वेक्टर की बात हुई, अब 3 डायमेंशनल वेक्टर में देखिए, ज्ञानी तो हम बहुत हैं, तो हम मतलब आप सब ज्ञानी तो आप लोग बहुत हैं। अब जैसे ही 2 डायमेंशनल में इस चीज को ऐसे देख पा रहे हैं, तो 3 डायमेंशनल में अगर आपको रैंडमली पूछा जाए, तो आप में से बहुत कोई ये गेस लगा लोगे कि ये कुछ, इसी को देख के अगर हम बैठाते रहे तो ये कुछ ऐसे बनते रहेगा। ठीक है, और इसी को अगर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखने जाएं, तो ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप भी बन जाएगा। अब इसी का ही अगर हम मैग्नीट्यूड देखने जाएं, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। समझ पा रहे हैं? तो बहुत बेहतरीन, आप लोग बहुत टैलेंटेड। एग्जैक्टली यही होता है, लेकिन क्यों होता है उसे थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, और इसके यूनिट वेक्टर को भी लिखने जाएं, तो ये इसी से डिवाइड हो जाएगा। चलिए लगे हाथ उसे भी लिख देते हैं। तो इसका जो यूनिट वेक्टर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, ए एक्स अपॉन, बहुत लंबा हो जाएगा, चलिए लिखना शुरू कर दिया तो लिख ही लेते हैं। ये डू लगा दे रहा हूँ बच्चों, समझ जाना। ये डू है, ये सेम कंटिन्यू है, कितना लिखते रहेंगे, समझने वाला कुछ है नहीं, बस ये कॉपी होता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हो क्या रहा है वो मेन चीज है। बच्चे पढ़ के निकल जाते हैं, समझ नहीं पाते हुआ क्या है, उसी चीज को थोड़ा समझेंगे। ठीक है, ध्यान से आंखें गड़ा के बोर्ड पे देखते रहिए, समझ में आएगा। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल में वेक्टर है, मतलब ये मान लेते हैं वेक्टर। ठीक, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, जिधर भी रखेंगे ये इसका हेड है। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ये इस प्लेन पे नहीं है, ये पहले इनका नाम दे देते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। कैसे हैं एक्सिस, वाई और एक्स ये बोर्ड के प्लेन पे है, और ये जो जेड हमने नीचे खींचा है वो ऐसे बाहर आ रहा है, मतलब इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे बाहर आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन बोर्ड के भीतर जा रहा है। वेल एंड गुड। अब ये जो वेक्टर है ये कुछ ऐसे खड़ा है, ये जो वेक्टर है ये कुछ ऐसे खड़ा है, ये बोर्ड पे ऐसे चिपक के नहीं है, ये वाई जेड प्लेन पे, ये कौन सा प्लेन होगा बच्चों, वाई जेड प्लेन, अगर जेड ऐसे निकल रहा है। ये नीचे वाला एक्स जेड प्लेन। ओके, और इसके नेगेटिव साइड में इसके नेगेटिव प्लेन्स होंगे। ये पूरा वाई जेड प्लेन, बोर्ड के अंदर भी घुस जाएंगे तो भी वाई जेड प्लेन ही रहेगा। ये नीचे एक्स जेड प्लेन, बोर्ड के भीतर भी एक्स जेड प्लेन, और ये एक्स वाई प्लेन, ये ऐसे भी एक्स वाई, और इसके इस तरफ भी एक्स वाई है। ये पूरा बोर्ड एक्स वाई, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव। ठीक है, अब ये ऐसे होके ये वेक्टर है,
अब इसका हमें काम तो है बस मैग्नीट्यूड निकालने का, डायरेक्शन तो एंगल से निकलता है, उसकी अभी हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। ओके, तो ये अगर वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड इतना है, जब ऐसे बोर्ड पे ऐसे चिपका हुआ मस्त सा वेक्टर था, हमने ऐसे यहां से परपेंडिकुलर डाला, यहां से इन दोनों लेंथ को मेजर किया और हमने पाइथागोरस लगा के उसके लेंथ को फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अभी ये वेक्टर ऐसे उठा हुआ है, तो क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। लगाइए दिमाग, वीडियो पॉज करके दिमाग लगाइए बच्चों, जरूरी है दिमाग का खोलना। तो जब हमने इसको ऐसे रखा है, पॉज करके देखिए, जो सुपर एंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स है, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड देम टू पॉज द वीडियो एंड थिंक ओवर इट, थिंक ओवर इट। इमेजिनेशन इज वेरी इसेंशियल इन फिजिक्स। ओके, तो जब ये वेक्टर ऐसे है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। जब ये वेक्टर ऐसे है तो क्या हम कह सकते हैं, इसका लेंथ निकालने के लिए अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप किए, ध्यान से देखिए, यहां से एक परपेंडिकुलर इस प्लेन के ऊपर ड्रॉप किए, किस प्लेन के ऊपर, इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सपोज वो इस पॉइंट पे ड्रॉप हुआ है, इस वाले पॉइंट पे, और यहां इस पॉइंट को अगर हम यहां से कनेक्ट करें, ओरिजिन से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये यहां से हमने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहां से एक लाइन ऐसे जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया उसे इमेजिन कीजिए। अब मुझे बताइए, ये परपेंडिकुलर अगर है तो उस लाइन के साथ ये 90 डिग्री बनाएगा और ये वेक्टर उसका हाइपोटेन्यूज बनेगा उस वाले ट्रायंगल के, ये जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये और ये, और ये हमारा वेक्टर, ये वेक्टर, समझ में आया। तो अगर किसी तरीके से हमें ये और ये लेंथ पता चल जाए तो हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। ओके, अब इस वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करें और उस वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करें, सवाल ये उठता है। अब देखिए, ये जो वेक्टर है, सपोज इस वेक्टर, अब ये अगर वेक्टर दिया है, इसका कुछ तो आगाड़ी पिछाड़ी हमें पता होगा ना, कुछ तो डायमेंशन हमें बताया गया होगा ना। तो क्या बताया गया होगा कि वो वेक्टर जिसका फुट है ओरिजिन पे और जिसका हेड है सपोज एक्स वाई जेड पे, जिसका हेड है एक्स वाई जेड पे, ठीक है। अब ये एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, ये जो वेक्टर ये एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स गया है, वाई एक्सिस के अलोंग स्मॉल वाई गया है, जेड एक्सिस के अलोंग स्मॉल जेड गया है। ये तो मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं, उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन आई एम ट्राइंग टू लेट यू थिंक प्रैक्टिकली, चीजों को समझने जैसे। देखिए, ये अगर ऐसे खड़ा है तो मुझे एक बात बताइए, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना गया है। क्या मैं बोल सकता हूं यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला और ये फिर से एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस के ऊपर, ये जितना मूव हुआ है ये एक्स एक्सिस की तरफ उतना ही बढ़ा है। इमेजिन कीजिए, थोड़ा चीजों को समझ में आएगा, ज्यादा तकलीफ वाली चीज नहीं है, आसान है। ओके, वाई एक्सिस वाले केस में भी वही हो रहा है कि यहां से एक परपेंडिकुलर हमने डाला और उसी को वाई के डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर और डाल लिया, तो ये हमारा आ जाएगा y, ये हमारा आ गया x। तो इन दोनों की मदद से हमें इसका लेंथ पता चल जाएगा, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो लेंथ निकल के आया, ये आया बच्चों रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका लेंथ, क्योंकि ये x है, ये y है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो उसका लेंथ यही आएगा। ओके, तो इतना होने के बाद अभी मुझे ये बताइए कि ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये इस पॉइंट का अगर ये z कोऑर्डिनेट है इसका, तो ये जो लेंथ है ये क्या है, ये z एक्सिस ऐसे निकल रहा था बोर्ड से बाहर की तरफ, तो ये जितना हाइट पे होगा मतलब ये z एक्सिस पे उतना ही कोऑर्डिनेट को कट किया होगा। इमेजिन अगेन, समझ में आ रहा है।
इसके साथ हम अगर z के वो जितना भी है उसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को ऐड कर दें तो वो हाइपोटेन्यूज का लेंथ यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्लियर? ये लेंथ एक्स स्क्वायर रूट ओवर, अच्छा ठीक है अलग से लिख रहे हैं, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो लेंथ है वो आएगा आपका जेड स्क्वायर। तो ये जो भी वेक्टर है, सपोज वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये जो लेंथ है जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस ऐसे जा रहा था, वेक्टर ऐसे है, तो डेफिनेटली ये जो लेंथ होगा वो उसका जेड कोऑर्डिनेट ही होगा, तो ये आ गया जेड स्क्वायर। तो ये कितना बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना है जेड स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर इतना, तो मैग्नीट्यूड बराबर कितना, इसी का रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड वी आर सो टैलेंटेड, इसे हमने पहले ही गेस कर लिया था, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए ये जो एक्स वाई जेड हमने लिया है, ये बेसिकली अगर ये ए वेक्टर है हम कह सकते हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड है ये, तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ओके, तो जैसे ही हमें ये मैग्नीट्यूड मिला, हम उस वेक्टर से उसको डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। यहाँ पे बच्चों आई जे के लगाना भूल गए थे, आप समझ ही गए होंगे, ये आई जे के रहेंगे, ये आई जे और के इनसे ये डिवाइड हो रहे हैं, हमें मिल गया यूनिट वेक्टर। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, वाई एक्सिस के अलोंग में इतना मैग्नीट्यूड, जेड के अलोंग इतना मैग्नीट्यूड। वेल एंड गुड, ये था एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। यूनिट वेक्टर से हम बच्चों बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आसान तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, थोड़ा जनरलाइज चीजों को बनाने में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, ठीक है। मतलब किसी एक वेक्टर के पैरेलल में और एक वेक्टर आपको किसी एक मैग्नीट्यूड में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर का डायरेक्शन हमें यूनिट वेक्टर बता रहा है तो हम पहले उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तरीका ये रहा, मान लीजिए ये जो ये सब जो ऐसे ए एक्स ए वाई ए जेड हम जनरलाइज फॉर्म में ले रहे हैं, वो हमें कुछ ऐसे नंबर दिया रहेगा बच्चों, जैसे मान लीजिए ए कोई एक वेक्टर है जो है 3i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये प्लस माइनस बीच में, चलिए इसको माइनस भी ले लेते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कैसा है। ये सपोज कोई एक वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम तुरंत निकाल दे सकते हैं, दी स्क्वायर दी स्क्वायर दी स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। तो इससे इस वेक्टर से उस मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देने से हमें इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। मतलब जैसे हमने बात किया था, ये सपोज है वेक्टर ए, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, ये छोटा वाला है यूनिट वेक्टर, ठीक है, यह ए कैप, ये इसी के अलोंग है, ये इसके अलोंग है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर हमें कोई एक वेक्टर ए वेक्टर के अलोंग और फलाना मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके यूनिट वेक्टर को निकाल लेंगे, फिर उस फलाने मैग्नीट्यूड से उसके मल्टीप्लाई कर लगा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे यूनिट वेक्टर को, तो हमें वो रिक्वायर्ड वाला वेक्टर मिल जाएगा। ओके, अप टू दिस क्लियर? होपफुली इसमें कुछ और बचा नहीं है, आपको क्लियर हुए ही होंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम, अच्छा अभी और एक छोटा से छोटे छोटे 2-3 चीजें हैं, उन्हें देख लेते हैं। अभी देखिए बच्चों, मैग्नीट्यूड के इतने देर तक हमने बात किया, अभी थोड़ा डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है।
डायरेक्शन का भी कुछ हिसाब किताब लगाना भी जरूरी है ना, वेक्टर जब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए अगर सोचेंगे तो यूनिट वेक्टर में हम डायरेक्शन ही निकाल रहे थे। ठीक है, मैग्नीट्यूड का अभी तक बात किए, लेकिन क्यों मैग्नीट्यूड ढूंढ रहे थे, क्योंकि वेक्टर से उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। अल्टीमेटली हमने डायरेक्शन ही ढूंढा। ठीक, छोड़िए, अब इसके बारे में थोड़ा फोकस कीजिए। जैसे कि कोई एक वेक्टर है, ओरिजिन से ही पास करा रहे हैं सारे वेक्टर्स को, अलग जगह पे भी रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कोई एक वेक्टर है ए। अब ये वेक्टर क्या कर रहा है, इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ सपोज हम बोल रहे हैं कुछ कुछ एंगल बना रहा है। एक्स के साथ बना रहा है अल्फा, वाई के साथ बना रहा है बीटा, और ये ले लेते हैं जेड के साथ बना रहा है गामा। ठीक है, मतलब ये एक वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एक एंगल बना रहा है। एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी दो वेक्टर के बीच में, हमने बात किया था बढ़िया तरीके से पहले। तो उसी तरीके से तीनों एक्सिस के बीच में और वेक्टर के बीच में एंगल हमें अल्फा बीटा गामा दिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी अगर ये वेक्टर ए है और ये एंगल एक्स के साथ अल्फा है, तो क्या हम कह सकते हैं ये जो लेंथ आएगा ये ए एक्स या फिर ए कॉस अल्फा होगा, मतलब जो कि है ए एक्स। ए एक्स आ गया कितना, ए कॉस अल्फा, बहुत बढ़िया। अब y के साथ बीटा बना रहा है, तो ये जो आएगा ये कितना हम बोल सकते हैं, जो कि है ए वाई, वो हम बोल सकते हैं ए कॉस बीटा। एग्जैक्टली सेम वे में मान लेते हैं z पे यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये ए जेड ए कॉस गामा कह सकते हैं हम। ठीक है, जेड में रैंडमली कट लगा दिया क्योंकि फिर से वही पेन वेन पकड़ के बताना पड़ रहा होगा। मान लीजिए ये वेक्टर ऐसे कुछ निकला है, बोर्ड पे चिपका हुआ नहीं है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो ये ए कॉस गामा है, आप इमेजिन करके समझ जाइए। ठीक है, तो अभी यहां से हम कॉस गामा को क्या लिख सकते हैं, ए जेड अपॉन ए लिख सकते हैं। ये ए इधर आया, डिवाइड हुआ, ए जेड अपॉन ए। इसी तरीके से यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, और यहां से हम लिख सकते हैं कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए। वेल एंड गुड। अब ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है, इन्हें कहा जाता है, और ये मान लीजिए इन्हें कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये कोसाइन साइन जो पढ़ते हैं ना, उसे वही डायरेक्शन कोसाइंस किन्हें कहा जाता है, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ। अगर इसको डिफाइन ही ऐसे किया गया, इनको ऐसे ही बताया गया, इनका नोमेनक्लेचर ही ऐसे हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इनको डिफाइन किया गया। तो डेफिनेशन क्या है डायरेक्शन कोसाइंस का, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आर द cosine functions of the angles, cosine functions of the angles made by the vector with the 3 coordinate axes। 3 coordinate axes के साथ वेक्टर जो एंगल बना रहा है उसका कोसाइन फंक्शन, मतलब उसका कॉस, एंगल है उसका कॉस, cos of that angle or cosine function of that angle is called direction cosines। ठीक है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन से, स्मॉल एल, एल एक्स वाले के लिए एल, जेड वाले के लिए एन लास्ट वाला, और वाई वाले के लिए एम। ये एल, ये एम और ये एन, these are called direction
कोसाइंस। ओके, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस अगर है तो यहां से अगर थोड़ा सा और आगे हम स्टडी करें तो हमें क्या पता चल रहा है, देखिए एल अगर है, अच्छा चलिए लिख लेते हैं पहले, एल कितना है बच्चों, ए एक्स अपॉन ए, एम कितना है, ए वाई अपॉन ए, एन कितना है, ए जेड अपॉन ए। बहुत बढ़िया। अब देखिए एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एन स्क्वायर कितना हो गया, ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब तीनों को मिला दीजिए, सुंदर सुंदर कुछ दिख रहा है, शायद कुछ बने, समझ भी गए होंगे क्या बनने वाला है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर किए, तीनों को मिला दिए तो यहाँ क्या आ गया, नीचे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ले लिए कॉमन, ए स्क्वायर ऊपर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ये ए जेड स्क्वायर जो है, ये क्या हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ही है। अरे हाँ कि ना बोलो, ये ए स्क्वायर नहीं है क्या, ये ए वेक्टर अगर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के अगर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड था वो कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ही ना आएगा। तो ए अगर इतना है तो इसका स्क्वायर में ये रूट ओवर हट जाए, तो हट गया रूट ओवर, तो ये ए स्क्वायर हो गया, तो ये ए स्क्वायर हो गया, तो ये 1 हो गया। लो मजे लो इसके, ये ए स्क्वायर हो गया तो ये 1 आ गया ना, तो इससे क्या पता चला, ये बेसिकली 1 हो रहा है, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम होता है 1। ये इसका और एक प्रॉपर्टी, मतलब कभी भी अगर एग्जाम में डेरिवेशन सॉरी डेफिनेशन पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइन का, तो पहले तो वही लिखेंगे जो अभी तक हमने बात किया कि इट इज द एंगल मेड बाय द कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय एनी वेक्टर विद द 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस, और उसका एक प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी ये रहा, एल स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ज्यादा नंबर का आया या एग्जाम में पूछा तो इसे भी टॉप देना है, इसमें कुछ भी नहीं, वैसे ही एक बार देखेंगे दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ये था डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अभी और थोड़ा सा छोटा सा चीज एक देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, और एक चीज यहाँ पे भी नोट कर लीजिए कि ये अगर डायरेक्शन कोसाइन है, अभी कोई अगर एक वेक्टर है ए, ये बन क्या रहा था बच्चों, अच्छा बढ़िया चीज है इसमें, देखिए ये कोई वेक्टर है ए, तो ये कितना था, सपोज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब हम इसी वेक्टर को ही ऐसे लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेक्टर को ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि, लेकिन यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज किए हैं, तो यूनिट वेक्टर तो ऑलरेडी एक वेक्टर है ही है, तो ये भी एक बेसिकली वेक्टर ही है, ए वेक्टर ही है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये अगर ए वेक्टर है और ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए और अलोंग ए। वेरी गुड। अब ये जो फॉर्म है ये हमें कहीं देखा देखा लग रहा है, कहाँ देखे हैं हम, कहाँ देखे, मिटा दिए क्या कि नहीं देखे हैं, अच्छा ठीक है देख लेते हैं, यहां से फॉलो अप कर सकते हैं। ये जो यूनिट वेक्टर है ये कैसे आ रहा है, ये पहले वेक्टर को लिख लेते हैं, ए एक्स अपॉन वेक्टर ए आई कैप, है कि नहीं, ये पूरा में वेक्टर मॉड ऑफ ए डिवाइड हो रहा है, उसको तोड़ तोड़ के एक ही बार लिख रहे हैं कि जगह कम है, एक बार लिख के फिर तोड़ के लिखने का जगह नहीं है,
अब समझ रहे होंगे, ए वाई ये मॉड और ये जे कैप प्लस ए जेड और फिर ए का मॉड और ये के कैप। अब ये जो है ये एल है ना, ये जो है ये एम है ना, और ये जो है ये एन है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस एक ही चीज को घुमा फिरा के 50 तरीके से दिखाया जाता है और आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। ये यहां से क्या आ गया, अगर कोई वेक्टर है ए तो उसका डायरेक्शन कोसाइन अगर एल में अगर है तो इसे हम लिख सकते हैं एल आई एम जे एन के। ये भी एक फॉर्म आ गया, ठीक है। तो दो ही चीज याद रखना है, एक डायरेक्शन कोसाइन का ये याद रख लीजिए और ये एक याद रख लीजिए कि कोई भी वेक्टर उसके डायरेक्शन कोसाइंस के रेस्पेक्ट में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये एल एम और एन ये रहे, ओके। काफी बोरिंग सा चीज है बट है, अभी तो पढ़ना पड़े, स्टार्ट होते होते मजा आ जाएगा, पूरा स्वाद मिलेगा। अभी थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ था। अभी अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ दो चीज देखेंगे, बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं है उसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, रैंडमली यूज होते रहते हैं, ठीक है। वो है पोजीशन वेक्टर। ये भी एक टाइप का वेक्टर ही है, ठीक। पोजीशन वेक्टर नाम पे फोकस करते हैं, पोजीशन किसी एक चीज का पोजीशन बताएगा, किसी एक चीज का पोजीशन बताएगा, किसका पोजीशन बताएगा, एक पॉइंट का पोजीशन बताएगा, क्योंकि कहानी सारी वहीं से शुरू होती है। लाइन सर्कल कोई भी फिगर ले लीजिए, सारा पॉइंट से ही शुरू होकर बनता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, जेड एक्सिस ये रहा, ये एक्स है ये वाई है, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये रहा, ठीक है। तो इसके पोजीशन वेक्टर कैसा बनेगा, कौन सा वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर बनेगा। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, कंफ्यूज नहीं, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। देखिए है इतू सा चीज, इतना छोटा सा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बड़ा वेक्टर लग रहा है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। पोजीशन वेक्टर किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस वेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। वेल एंड गुड। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। एक्स वाई जेड अगर है तो हम इस पोजीशन वेक्टर को, अच्छा, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर, इससे हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लिख नहीं रहा हूं, बस बुक बुक में आपको मिल जाएंगे भर भर के, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आर को रिप्रेजेंट करें तो ये कैसे होगा, ये कुछ एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ओके, लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। इस पी का पोजीशन वेक्टर ये रहा, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए पोजीशन वेक्टर अगर समझ गए हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक होता है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। आसान आसान से छोटे छोटे चीजें हैं, बस एक बार पढ़ के दिमाग में बैठा लीजिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, देखिए अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब पोजीशन का ही ना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट था और वो डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया है, मतलब ये कोई एक बॉडी मान लीजिए पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे गया है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
ये P ले लेते हैं तो इसको P डैश ले सकते हैं, Q ले लीजिए, जो मन मर्जी ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सपोज है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट का मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब देखिए इसका पोजीशन वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ज्वाइन किए हमने, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इसको ऐसे ही डिफाइन किया गया है। क्या हम बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हम अगर एक वेक्टर बना रहे हैं, मतलब फुट होगा, टेल होगा इनिशियल पॉइंट पे, हेड होगा फाइनल पॉइंट पे, जो वेक्टर बनेगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो अगर ये पोजीशन वेक्टर P पॉइंट का है सपोज R वेक्टर, P डैश का है सपोज R डैश वेक्टर, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल लॉ आपको दिख रहा है, मतलब जो भी है ट्रायंगल लॉ को बाद में देखते हैं, पहले देखिए तीन वेक्टर दिख रहे हैं, तीनों वेक्टर में कोई रिलेशन बनेगा क्या, बन रहा है कोई रिलेशन। देखिए ये एक वेक्टर हेड है इधर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हेड है इधर, ये और एक पोजीशन वेक्टर जिसका हेड है यहाँ, तो ये और ये वेक्टर एक ऑर्डर में चल रहे हैं, ये उसके ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं आर वेक्टर प्लस ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको मान लेते हैं एस, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर। कैन वी राइट सो, हम लिख सकते हैं, सॉरी बॉक्स यहाँ बनाने का कोई जरूरत नहीं था क्योंकि ये थोड़ा अजीब दिख रहा है, इसको सजा के लिख लेते हैं फिर डब्बा बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से हमें चाहिए था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ गया, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ये डब्बे में आएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट क्या है, आसानी है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है देखिए तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया, ठीक है, बड़ा आसान है। फाइनल पोजीशन के, फाइनल पॉइंट के फाइनल पोजीशन के पोजीशन वेक्टर से इनिशियल पोजीशन के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दीजिएगा। ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, ये इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, बड़ा आसान चीज। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये बड़े काम का चीज ने, मैकेनिक्स में भर भर के इसका काम आता रहता है। पोजीशन वेक्टर का तो हर जगह आता रहता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी हर जगह आता रहता है। तो ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और ये एक्स वाई जेड के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं, तब से वही बात कर रहे हैं, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप, वाई डैश माइनस वाई जे कैप, जेड डैश माइनस जे के कैप। समझ पा रहे हैं? इतना तो खुद लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। बेसिक बेसिक से थोड़े बहुत चीजें देखें, और एक क्लास होगा वेक्टर का, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया चीज, दुनिया में कहीं ढूंढिए कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है हमारा। यूनिक चीज आपको पता चलेगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आज का क्लास वाइंड अप हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।